Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 2 अक्टूबर 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो साथ ही साथ में आपने इंस्टाग्राम पे भी जाना है, वहाँ पे जाके दीपक यादव एजुकेशन लिखना, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ आगे आते हैं और स्टार्ट करेंगे अपने इस लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कलक्कड़ मंदुथुरई टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। नाउ दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। तो थंबनेल में मेंशन किया है हमने अपने पृथ्वी का 8वें कॉन्टिनेंट के बारे में। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, कई बार ये न्यूज़ में आ चुका है। हाँ, बात यह है कि कई महीने पहले ही चर्चा में था। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इस साल 2023 के फरवरी या मार्च के महीने में ये न्यूज़ में था। मैंने उस समय पर आपको पढ़ाया भी था। आज ये वापस न्यूज़ में आया है तो फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल हो चुका है। दोस्तों आपको पता है पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट है, कितने महाद्वीप हैं? आपको पढ़ाया जाता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे पास में 7 महाद्वीप हैं। वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख पाओगे वो 7 कॉन्टिनेंट ये हैं। नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 एशिया, नंबर 4 अफ्रीका, नंबर 5 साउथ अमेरिका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना और नंबर 7 एंटार्क्टिका। ये हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा एशिया है, जिसमें यहाँ पर इंडिया आता है। स्पेशली यहाँ पर ये एशिया का सदर्न पोर्शन है, तो इस वजह से हम लोग इसको साउथ एशिया वाला पोर्शन भी बोलते हैं। खैर है तो पूरा कॉन्टिनेंट ही ना। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन आपको पता है कि एक और कॉन्टिनेंट है, 8वां कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन पिछले 375 ईयर से, यानी कि पिछले 375 वर्षों से उस कॉन्टिनेंट के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लगातार रिसर्चेस चली हैं और ये कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट खोया हुआ था ना। हुआ क्या है कि इस 8वें कॉन्टिनेंट को खोज लिया गया है। इसका जो एक पर्टिकुलर मैप है वो अभी ऑफिशियली जारी कर दिया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। दोस्तों ज़ीलैंड की चर्चा तो बहुत पहले से हो रही है, इसकी खोज तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन इसका एक मैप जारी कर दिया गया, इस वजह से ये न्यूज़ में है। और वो परफेक्ट मैप क्या है वो भी आज मैं आपको इसी आर्टिकल में दिखाने वाला हूँ। तो हमारे पृथ्वी का 8वां कॉन्टिनेंट, जिसको हम लोग ज़ीलैंड मेंशन कर सकते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा टोटल कॉन्टिनेंट्स तो वैसे 7 हैं। 8वें कॉन्टिनेंट के बारे में अलग से मेंशन किया जाता है, पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ज़ीलैंड ये 8वां कॉन्टिनेंट है। चलो अब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले थोड़े बेसिक्स हमें जानने होंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं मानता हूँ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इस वजह से बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे एग्जैक्टली इसकी शुरुआत कैसे होती है और आज के समय पर ये जो कॉन्टिनेंट है ये कहाँ पर स्थित है, इसकी कंडीशन क्या है। तो दोस्तों हमें चलना पड़ेगा आज से लगभग 225 मिलियन साल पहले। तो आज से 225 मिलियन ईयर्स अगो अगर आप पृथ्वी का स्ट्रक्चर देखते तो वो कुछ इस प्रकार से ही नज़र आता। जैसे आज के समय पे मैंने अभी आपको दिखाया कि 7 कॉन्टिनेंट से अलग अलग, लेकिन एक समय पर यानी कि आज से 225 मिलियन साल पहले ये सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। ये पूरा का पूरा एक लैंड स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग पेंजिया के नाम से जानते थे। किसके नाम से? पेंजिया के नाम से। और एक समुद्र था जिसको हम लोग तैतीस सी के नाम से जानते थे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट हैं वो डिवाइड होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा पेंजिया है, जब ये स्टार्टिंग में टूटना शुरू हुआ तो पहले तो इसके 2 हिस्से हुए, और 2 हिस्से कहाँ से हुए? बिल्कुल बीच में से। ठीक है, तो पेंजिया जब टूटा लगभग आज से 225 मिलियन साल पहले ये कंडीशन थी, लेकिन थोड़ा समय बीता और लगभग फिर कह सकते हो लगभग आज से 180 मिलियन साल पहले कंडीशन ऐसी हो गई थी। यानी कि पेंजिया के बाद कुछ मिलियन साल लगे इसको टूटने में, और टूटते टूटते यहाँ पर ये 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा ऊपर वाला कहलाया लॉरेशिया और नीचे वाला यहाँ पे कहलाता है गोंडवाना। ठीक है, तो ऊपर वाला कट के हो गया लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना। अब मैं इसके बारे में और डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, ये बात हो गई। अब धीरे धीरे ना ये भी कॉन्टिनेंट्स आगे फर्दर टूटने लगे, ये भी छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूटने लगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग 135 मिलियन ईयर्स अगो ये स्थिति हो चुकी थी। फिर यहाँ पे 4 भाग हो चुके थे, 2 के 4 या 5 भाग हो चुके थे। फिर उसके बाद में लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो ये सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए टूट टूट कर।
एक नॉर्थ अमेरिका बन गया, फिर यहाँ पर इधर यूरेशिया बन गया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका। इंडिया जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, वो यहीं से टूट कर गया है। यहाँ से एक भाग टूटा है और टूटने के बाद में सीधा ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में इससे जुड़ गया। और इससे जुड़ने के बाद में जैसे ये टकराया था, आपको पता होगा जो हिमालयाज बने हैं वो भी बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स है। इसके टकराने से यहाँ पर क्या हुआ था, सिलवट्टे पड़ गई थी, वो फोल्ड माउंटेन्स बने थे। खैर वो जो फोल्ड माउंटेन्स है उनका कॉन्सेप्ट अलग है, वो कभी अलग से समझाया जाएगा, वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, तो ये आपको समझ में आया। तो 65 मिलियन ईयर्स अगो ये स्थिति आपको देखने को मिलती थी, ढेर सारे कॉन्टिनेंट्स बन गए थे। और आज अगर हम देखें तो इस प्रकार से आपको पूरा वर्ल्ड मैप नजर आता है। हमारे पास में टोटल ये 7 कॉन्टिनेंट्स नजर आते हैं, लेकिन 8वें कॉन्टिनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है? तो दोस्तों एक देश आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एक और छोटा सा कंट्री आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो कंट्री है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और आज जो देश हमें दिखाई दे रहा है, छोटा सा जो आपको ये दिखाया है ना, ये बेसिकली ग्रीन पोर्शन में, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये इसकी बात कर रहे हैं, ये आज के समय पर विजिबल है, ठीक है। और ये जो देश है ये न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है ना, जो इसका ऊपरी भाग दिख रहा है, बस खाली जो हम देख पा रहे हैं, ये तो एक पर्टिकुलर कंट्री है, लेकिन जो 8वां कॉन्टिनेंट है दोस्तों, वो न्यूजीलैंड के आसपास की ज़मीन है। ये आप डॉट 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 वाला एरिया देख पा रहे होंगे, यही है जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। तो ये हमें दिखता नहीं है क्या? नहीं, ये समुद्र के अंदर है। समुद्र के बाहर केवल इतना हिस्सा है जिसको हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन इतना हिस्सा जो आपको ये लाइट पोर्शन में दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बराबर में ये हिस्सा भी है, ये भी एक ज़मीन है, लेकिन ये समुद्र के गहराई में है, हमें दिखाई नहीं पड़ती है ये। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको हम लोग जीलैंडिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो मैप है वो जारी किया है, जीलैंडिया कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, इधर हो गया तस्मन सी, हो गया पैसिफिक ओशन। पहली चीज़ आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जो नया 8वां कॉन्टिनेंट है ये कौन से ओशन में? तो आपको ध्यान रखना है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। और पैसिफिक ओशन में स्पेशली यहाँ पर साउथ पैसिफिक में, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन हो गया, इसके नीचे वाला हिस्सा हो गया साउथ, ऊपर वाला हो गया नॉर्थ, पता है ना, तो नीचे वाला साउथ, ये हो गया पर्टिकुलर रीजन। तो साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर ये जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है। तो अभी जो हमें दिखाई पड़ता है वो केवल ये दिखाई पड़ता है जो कि न्यूजीलैंड नाम का एक देश है, लेकिन इसके आसपास का जो ये एरिया डार्क कलर का आपको दिख रहा है ना, 94% हिस्सा पानी के अंदर है, अंडर वाटर है, पानी के अंदर, ठीक है। लगभग कितना एरिया है? 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का रीजन यहाँ पर बताया जाता है, जो कि अभी पानी के अंडर में है। तो अगर यहाँ पर ये कभी दिखता है, वैसे तो अभी समुद्र का स्तर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर अगर होता बाहर, तो हमारा ये 8वां कॉन्टिनेंट कहलाता पूरा का पूरा। समझ गए? तो ये जैसे मैंने आपको बताया, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। नाउ आगे आते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और है, एग्जाम में ना आपको कंफ्यूज करके कुछ पूछ लिया जाएगा। आपसे ये बोल दिया जाएगा कि रियू आ मोई, यहाँ पे कुछ ऐसा ही नाम है, ये क्या है? तो ये भी जीलैंडिया का ही नाम है, ध्यान रखना। ये हमारे पृथ्वी का 8वां कॉन्टिनेंट है। चाहे इसका ये वाला नाम दें ते रियू आ मोई, चाहे जीलैंडिया दें, दोनों समझ जाना कि दोनों के दोनों यहाँ पर हमारे 8th कॉन्टिनेंट के नेम हैं, ठीक है। बाकी जो पूरी की पूरी हिस्ट्री थी, किस तरीके से यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स हुए, जैसे मैंने आपको बता दिया, गोंडवाना कैसे यहाँ पर अलग हुआ, बाकी आगे कैसे फर्दर यहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट्स डिवाइड होते हुए चले गए, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है। क्लियर हो गया? अब दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूजीलैंड के आसपास का जो ये रीजन जो भी पानी के अंदर है, ये कितनी गहराई में जो हमको दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों ये जो नया कॉन्टिनेंट है ना, जो पानी के अंदर प्रेजेंट है, ये लगभग 2 किलोमीटर की गहराई के अंदर है। 2 किलोमीटर डीप आपको ये देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ना ही दिखाई पड़ता है हमें। और एग्जैक्टली जो ये पर्टिकुलर रीजन ऊपर आज के समय पर बना हुआ है, ये हमारा न्यूजीलैंड है। ये मैं आपको तीसरी चौथी बार बता चुका हूँ। समझ गए? तो ये था हमारा पूरा का पूरा जीलैंडिया वाला कॉन्सेप्ट। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की है। इसके अलावा और कोई आसान तरीका नहीं हो सकता। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आपसे देखो वनडे एग्जामिनेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इसका कितना हिस्सा पानी में है, वो है 94% वाटर।
94% वाटर में है इसका हिस्सा। दूसरा ये जो नाम है इसका, दूसरा नाम ये ध्यान रखना, 8th कॉन्टिनेंट जीलैंडिया, ये ध्यान रखना। इसके आसपास में कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया। इसके आसपास में कौन कौन से समुद्र है? एक तरफ तस्मन सी और एक तरफ पैसिफिक ओशन है। पूछ लिया जाएगा तस्मन सी और पैसिफिक ओशन के बीच में क्या है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है बीच में कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ध्यान रखना जीलैंडिया नाम का कॉन्टिनेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर आपने पढ़ लिया है तो कुछ भी ऐसा होगा नहीं कि जो आप गलत करके आओ ना। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे जो क्लास के लेक्चर के जो हमारे नोट्स हैं, अगर आप लोग उसको लेना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका है। एक पेड ग्रुप का आपके लिए स्टार्ट किया गया था आज से 6-7 महीने पहले। काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है ना, जो पूरा लेक्चर आप देखोगे, पूरे लेक्चर में बहुत सारा कॉन्टिनेंट पढ़ा रहे हैं, कॉन्टिनेंट ही याद आ रहा है, बहुत सारा कॉन्टेंट आपको मिल जाता है। तो उस कॉन्टिनेंट को, उस सब कंटेंट को संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार, नोट्स बनाना है ना, बाकी यहाँ पर वीडियो में टाइम देना, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों ने आपकी साइट से सजेशन आए थे कि सर आप यहाँ पर एक PDF क्रिएट कर सकते हो, एक पेड ग्रुप बना सकते हो, तो वो चीज़ें हम लोगों ने की थी बहुत पहले, ठीक है, जब यहाँ पे हमारा प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, पूरा का पूरा जो ये लेक्चर है उसका PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म का PDF होता है। चाहो तो आप प्रिंट आउट करवा सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं, उस ग्रुप में वो PDF पड़ा रहेगा, आप किसी भी तारीख का जब मन करे तब डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें सिक्योर्ड वे में उस ग्रुप के अंदर में पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं आज ज्वाइन करोगे तो आज ही से PDF मिलेगा, नहीं। अगर हिंदी माध्यम वाले हो तो आपको 10 जून 2023 से हिंदी PDFs भी मिल जाते हैं हमारे इसी लेक्चर के। इंग्लिश PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जून से ही, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार पिछले के ऐसे नोट्स तैयार करूँ मैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर कंटेंट आपको मिल जाएगा और आगे जो अपलोड हो रहा है वो भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस करेंट वाले पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, दोबारा कोई भी पैसा देने की या दोबारा 1 साल बाद सब्सक्रिप्शन लेना है या कोई 2 साल बाद, कुछ नहीं। जो भी उसके अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे आप उसको अवेल करते रहोगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो और आसान है। व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देखना, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना कि हाँ यार ये मेरे काम की चीज़ है, उसके बाद जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। आगे आते हैं नाउ नेक्स्ट आर्टिकल। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर ये भी कर देना यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा 5K प्लस लाइक्स का टारगेट होता है डेली बेसिस पे, तो प्लीज़ आपने पहुंचाना है। आप वैसे पहुंचा दे तो आज भी पहुंचाना है। नौ आज के न्यूज़पेपर पे पेज नंबर 1 पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैं आपको बता दूं, ट्यूबरक्लोसिस जो TB है ना, ये बीमारी कल भी न्यूज़ में थी, कल हमने बहुत डिटेल से आर्टिकल डिस्कस किया था, और आज न्यूज़पेपर में 3 से 4 आर्टिकल स्पेशली यहाँ पर TB को डेडिकेटेड देखने को मिल जाते हैं। तो अभी पहला यहाँ पर न्यूज़ ये निकल कर आता है कि J&J कंपनी, जिसको हम जॉनसन एंड जॉनसन के नाम से जानते हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये अपनी TB की दवाई के ऊपर बाकी आगे का जो पेटेंट है वो लागू नहीं करेंगे। मैटर क्या, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों TB की बीमारी जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। अब इस बीमारी की वजह से लोगों की जान चली जाती है, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो इतने ही समय पे क्या होता है कि जॉनसन एंड जॉनसन नाम की जो कंपनी है, इन्होंने एक बढ़िया दवाई बनाई, बहुत ही शानदार दवाई बनाई, जिसका नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। वैसे ये मार्केट में सिरतुरो के नाम से मिलती है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर इसका अगर आप नाम देखोगे तो बेडाक्विलिन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। किस नाम से ये नाम लिखा होगा, बेडाक्विलिन के नाम से जानते हैं। तो बेडाक्विलिन पहली एक ऐसी दवाई देखने को मिल रही है ट्यूबरक्लोसिस के लिए जिसको दुनिया भर में अप्रूवल मिल चुका है। पिछले 40 साल में ऐसा नहीं हुआ, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिस तरीके से यहाँ पर इसको अप्रूवल मिला है, क्योंकि ये दवाई बहुत कम टॉक्सिक है। क्योंकि ज़्यादातर जो दवाइयाँ बनी हैं, ट्रायल हुआ है, वो ज़्यादा जहरीली साबित हुई हैं, बट ये लेस टॉक्सिक है, ज़्यादा इफेक्टिव है और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकती है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब क्या हो रहा है भाई, जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर TB के केसेस धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, और उन TB के केसेस से लड़ने के लिए हमें एक अच्छा मात्रा में ये जो दवाई है वो चाहिए। क्योंकि ये दवाई जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बनाई है प्रॉपर रिसर्च करके, पैसा लगाकर, तो इनकी तरफ से अगर दवाई आप सीधा खरीदोगे, यानी कि इस ब्रांड से सीधा अगर यहाँ पर इस दवाई को खरीदोगे, तो ये दवाई आपको पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा महंगी, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि देखो, जॉनसन एंड जॉनसन ने जब दवाई बनाई थी तो ऑब्वियस सी बात है इनका नया इनोवेशन था, तो इन्होंने दवाई बनाते ही इसके ऊपर पेटेंट ले लिया होगा। जैसे कॉपीराइट होता है ना, उसी प्रकार का पेटेंट होता है, इन्होंने पेटेंट ले लिया होगा। पेटेंट लेने का मेन मकसद यह है कि भाई ये दवाई जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बनाई है, उन्हीं को बिलोंग करती है, कोई दूसरा देश इस दवाई को कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरीके की दवाई नहीं बना सकता कॉपी करके, सारे पेटेंट्स इनके पास में हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, जब भी कोई कंपनी दवाई के ऊपर पेटेंट्स लेती हैं तो पेटेंट कहीं ना कहीं एक्सपायर होता है। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का भी जो ये पेटेंट है बेडाक्विलिन टैबलेट्स का, ये टैबलेट्स को लेकर जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो चुका है। अब पेटेंट एक्सपायर हो गया मतलब अब ये दवाई कॉपी की जा सकती है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने डिसाइड किया कि हम आगे भी इसके ऊपर पेटेंट लेंगे, पेटेंट आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पिछले कुछ दिनों पहले काफ़ी बवाल चल रहा था। नाउ फाइनली अब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुके हैं और जो यूएस की एक कंपनी है इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आगे ये इसके ऊपर पेटेंट अब नहीं लेने वाले। इससे यहाँ पर एक खुशी का माहौल देखने को मिलेगा मिडिल इनकम कंट्रीज़, लो इनकम कंट्रीज़ और स्पेशली भारत के अंदर भी खुशी का माहौल क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर इस दवाई को हम कॉपी कर सकते हैं। और आपको पता है ना, इसी तरीके से दवाई को कॉपी करके, यानी इसके अंदर थोड़े बहुत सॉल्ट चेंज कर दिए, तो उसको कॉपी करके जो दवाई बनाई जाती है उसी को हम लोग जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं। सिंपल। अब इंडिया में जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ती है, वो जेनरिक मेडिसिन का कौन सी मेडिसिन होती है, ब्रांडेड वाली मेडिसिन की कॉपी तो होती है। वो ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट एक्सपायर हो गया, कॉपीराइट। अब यहाँ पे उस कंपनी के पास जो राइट्स है वो खत्म हो गए। अब क्या हुआ, उसी को देख दाख के थोड़ा बहुत सॉल्ट चेंज करके, वैसे एग्जैक्टली वो सेम होती है, एक आध सॉल्ट चेंज करके यहाँ पर उसको नया मार्केट में उतार दिया जाता है। तो अब यहाँ पर एक जेनरिक वर्जन इसका जल्दी मार्केट में आने वाला है और जेनेरिक वर्जन इसका मार्केट में आ जाएगा तो इससे जो भी यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज़, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सस्ते दाम में इस वाली मेडिसिन को वो खरीद पाएंगे। क्यों सस्ती क्यों होती है जेनेरिक मेडिसिन? क्योंकि इसके पीछे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं लगा है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी है। जबकि यहाँ पर इसको शुरू से जब स्क्रैच से बनाया गया था तो ज़्यादा कॉस्ट लगा था। समझ गए ना इस बात को? तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पर्टिकुलर आर्टिकल है वो अभी के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें बताने की कोशिश की कि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा मैटर क्या था जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को लेकर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अभी थोड़ा सा रुकना, टीबी एग्जैक्टली क्या होता है बीमारी, इसके बारे में आगे डिस्कशन किया गया है, एक एडिटोरियल है वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो फाइनली पहले हम अपने एडिटोरियल डिस्कशन को ही देखते हैं, क्योंकि पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल यार जीएसटी को लेकर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपको पता है ये लगातार रिपीटेड टॉपिक्स हैं, हर महीने न्यूज़ में आते हैं कि भाई इस महीने जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ, इस महीने कितना हुआ। तो हम अक्टूबर के महीने में आ चुके हैं, पिछले साल जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ वही यहाँ पर समझाया गया है, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा जाते जाते, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एडिटोरियल और ज़बरदस्त एडिटोरियल, यहाँ पर भी टीबी केयर की बात की जा रही है, ट्यूबरक्लोसिस को लेकर, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली बुजुर्ग लोगों के लिए। तो जैसे जैसे यहाँ पर इंडिया, क्योंकि इंडिया भी अब धीरे धीरे यहाँ पर बूढ़ा होते चले जा रहा है। अभी तो खैर नौजवानों के मामले में इंडिया एक बहुत यंग कंट्री है, बट धीरे धीरे पॉपुलेशन हमारी भी ओल्ड हो रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पर इंडिया एजिंग की तरफ बढ़ रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से टीबी केयर के ऊपर फोकस करना होगा। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। नेक्स्ट एडिटोरियल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मालदीव्स। मालदीव्स नाम का जो देश है दोस्तों, ये न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में मैं भी आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो मालदीव्स के अंदर इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद में सत्ता बदल गई, यहाँ के जो लीडर हैं वो चेंज हो चुके हैं, और जो अब नए लीडर आए हैं उनका चाइना के प्रति झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, और चाइना के प्रति झुकाव होने की वजह से पॉसिबिलिटी आने वाले समय पर भारत और मालदीव्स के रिलेशंस, इनके संबंध के ऊपर असर पड़ सके। तो मालदीव्स और भारत के संबंध में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो भी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट आर्टिकल है। ये तो बात हो गई एडिटोरियल की। फिर आते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर। तो आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर भी ज़बरदस्त आर्टिकल है। आज का आर्टिकल ऑफ द डे, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल दोस्तों। यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरीके से जो सरकारी एजेंसीज़ हैं वो अपने पॉलिटिक्स में, जैसे काफ़ी सारी अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, हर एक देश में होती है, एक सत्ता सरकार चला रही होती है, दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं। तो कैसे जो सरकार चलाने वाली यहाँ पर पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी के ऊपर जासूसी कर सकती है और जासूसी कर रही है अलग अलग स्पाईवेयर का यूज़ करके। अभी इजिप्ट का केस निकल कर आया है, ऐसे दुनिया में कई सारे देशों में केस निकल कर आए हैं। भारत में क्या सिनेरियो था 2021 में, हमने भी पेगासस स्पाईवेयर का केस देखा था। तो ये पर्टिकुलर मैटर डिस्कस किया गया है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। फिर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। भाई आरबीआई की रिपोर्ट आई है जहाँ पे बताया है कि लोगों की जो सेविंग्स हैं वो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में कम हो चुकी है। ठीक है, लोग जो पहले पैसा बचाते थे वो अभी रिड्यूस हो चुका है। फिर एक आर्टिकल ये भी है, इसको भी डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर बात की जा रही है जो पोर्चुगल है, पोर्चुगल में से कुछ बच्चे निकल कर आए, उन्होंने यहाँ पर 32 यूरोपियन कंट्रीज़ को कोर्ट में घसीट लिया और बोला कि इन कंट्रीज़ की वजह से, क्योंकि इन्होंने वादे तो कर रखे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज से लड़ा जाए, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये कंट्रीज़ कर नहीं रही हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त आर्टिकल है। तो आज सारे के सारे एडिटोरियल्स लंबे चौड़े आर्टिकल न्यूज़ में हैं, सब इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से फोकस करके सुनते हुए चलना, मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो पहले हम बात करेंगे इस टीबी वाले आर्टिकल पर, और इससे भी पहले बेसिक जान लेते हैं। यानी यहाँ पे ना इस आर्टिकल में अभी जो मैं बताऊंगा इस आर्टिकल से, वो तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे पहले प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल हमें क्योंकि तैयारी करनी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करनी है। प्रीलिम्स के अंदर दोस्तों आपसे ये कुछ 3-4 लाइनों से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस क्या है, तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलता है और फेफड़ों के साथ साथ ये हमारे बाकी ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है। बाकी ऑर्गन्स जैसे स्पाइन हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी को भी ये डैमेज कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग जानते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से, इसकी वजह से यहाँ पर बीमारी फैलती है। ठीक है, तो ये कुछ 2 लाइनें हैं, इसके बारे में ध्यान रखना, स्पेशली इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना। नाउ अब आता है यहाँ पर इस एडिटोरियल पर। तो 3 यहाँ पे राइटर हैं जिन तीनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। पहले यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, मैं आपको एक एक करके लाइन टू लाइन चीज़ें समझाता हूँ। इन्होंने ये बोला कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं अभी जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो ऐसा चल रहा है कि अभी तो हमारी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन धीरे धीरे लोग बुजुर्ग हो रहे हैं, यानी कि इंडिया अभी बुजुर्ग हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोगों की जो जीने की ज़िंदगी की जो पूरी की पूरी उम्र है, वो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। आज से अगर आप यहाँ पर 50 साल पहले देखते तो इतनी ज़िंदगी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट आज के समय पर इंडिया में अच्छा खासा हेल्थ केयर आपको देखने को मिल जाता है। हेल्थ केयर के साथ साथ यहाँ पर क्या है, अच्छी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिससे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की, वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी है, वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर ने बोला कि साल 2011 में अगर आप दोस्तों देखोगे तो लगभग 9% के आसपास भारत की जो पॉपुलेशन है, कितनी 9% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी थी जिनकी उम्र 60 साल प्लस थी, यानी 60 साल से ऊपर थी। ये साल 2019 की बात कर रहे हैं, सॉरी साल 2011 की बात कर रहे हैं। अब साल 2011 के बाद अगर आप देखोगे अभी का सिनेरियो और एक प्रेडिक्शन लेते हैं, एक अनुमान लेते हैं साल 2030 का, तो राइटर बोलते हैं अगर आप साल 2030 में यही सिनेरियो देखोगे तो लगभग ये जो 60 साल से ज़्यादा, 60 साल से उम्र के ज़्यादा वाली लोगों की संख्या है, पहले वो 9% थी, अभी ये 2030 में लगभग हो जाएगी 13%। तो यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है आने वाले कुछ सालों के अंदर भी। और क्योंकि हम लोग, कल क्या था दोस्तों, कल 1 अक्टूबर था। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को हम एक दिन का सेलिब्रेशन करते हैं, वो दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, बुजुर्ग लोगों के लिए, और 2 अक्टूबर यहाँ पर गांधी जयंती होती है। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को देखते हुए राइटर ये बोलते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग होती हुई जनसंख्या है, उनके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की आवश्यकता है। ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की। अब ये बोलते हैं यहाँ पर कि सबसे पहली चीज़, अगर हम ट्यूबरक्लोसिस के केसेस देखें, यानी टीबी की बीमारी के केसेस के ऊपर अगर हम नज़र डालें, तो हर साल भारत के अंदर में 25 लाख से ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्यूबरक्लोसिस का असर पड़ता है। 25 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं और हर दिन कहीं ना कहीं 1000 के आसपास लोग मर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। जबकि भारत ने अपना खुद का प्रोग्राम चलाया, नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे, और कुछ प्रोग्राम्स हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करे, और हमने 2021 में एक बहुत बड़ा सर्वे भी किया था। उस सर्वे के दौरान भी हमें यहाँ पे पता चला कि जो टीबी वाली बीमारी है ये सबसे ज़्यादा कौन से लोगों को असर कर रही है, जिनकी उम्र 55 से ज़्यादा है, जिनकी उम्र 55 से ज़्यादा है। और 55 से ज़्यादा उम्र वाले लोग अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। हर 1 लाख में से लगभग 588 जो लोग मर रहे हैं उनकी उम्र 55 से ज़्यादा है। रीज़न क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हो, डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है, स्पेशली फॉर द ओल्डर पीपल, क्योंकि ओल्डर पीपल के लिए घातक है ये। अब क्वेश्चन यहाँ पर राइटर यही बोलते हैं कि आखिरकार जो ये टीबी है ये बुजुर्गों को किस तरीके से परेशान कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो, अगर यहाँ पे आप ओल्डर पर्सन को देखोगे तो जैसे जैसे यहाँ पर उम्र बढ़ने लगती है, एक इंसान बुजुर्ग होने लगता है, तो उसके बाद उसकी जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जो उसकी अलग अलग बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, वो यहाँ पर कम होने लगती है। ऐसा सबके साथ होता है। हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन होने लगता है। जो एनर्जी यहाँ पर आपको यंग जनरेशन में मिलेगी वो एनर्जी आपको एल्डर पीपल में नहीं मिलेगी।
और उसके बाद कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हैं। और बीमारियों के साथ साथ हमने मोस्ट कॉमन इंडिया में जो देखा है वो है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। डायबिटीज़ बहुत 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 कॉमन है, शुगर है, जैसे शुगर लेवल है जैसे इंडिया में, वो कई सारे लोगों में आपको देखने को मिलता है। और जिन भी बूढ़े लोगों की जान गई है पिछले कुछ सालों में, जो टीबी की वजह से जान गई है, उनमें ज़्यादातर डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिली है। तो इंडिया में ये दिक्कत है कि हमारे यहाँ पे कई सारे लोगों को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ और ट्यूबरक्लोसिस का बहुत ज़्यादा लिंक है, इसका इन दोनों का आपस में रिश्ता है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ और ट्यूबरक्लोसिस है और वो इंसान अपने डायबिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो उसका ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी कभी ठीक नहीं हो सकता। उसको पहले ये डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद टीबी तभी ख़त्म हो पाएगा। क्योंकि डायबिटीज़ अगर बॉडी में रह गया, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, टीबी कभी भी बॉडी से नहीं जा सकता। सही है। तो इस वजह से दोनों जो ट्रीटमेंट है उसको हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा, वो यहाँ पर राइटर बोलता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में आपको देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम देखोगे तो वहाँ पर हमारा जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है कि पता लगा पाना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनका ट्रीटमेंट, जब वो ट्रीटमेंट वगैरह करवाने जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हाँ मेरे अंदर डायबिटीज़ है, मतलब मुझे दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं। इस चीज़ के ऊपर स्पेशल फोकस नहीं किया जाता। और खासकर ये भी इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको खांसी वगैरह हो रही है, थोड़ा ज़्यादा बुखार हो रहा है या और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको सीधा यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग है, ओल्डर पीपल है, ठीक है, और उसको अगर टीबी हो चुका है, थोड़ी खांसी वगैरह होगी, पहले तो कफ उठेगा, कफ बनेगा बॉडी के अंदर में, खांसी वगैरह हो रही है, छींकें आ रही हैं, है ना, तो लोग सोचते हैं यार कि ये तो उम्र तेज़ी से बढ़ रही है, उम्र के वजह से यहाँ पर यह हो रहा है, तो ध्यान नहीं दिया जाता। और ध्यान ना देते हुए लेट करते करते वो जो टीबी है वो धीरे धीरे यहाँ पर बॉडी के अंदर में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है, माइकोबैक्टीरियम, जिसकी वजह से टीबी होती है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तब पता चलता है यहाँ पर टीबी की एक बहुत अल्टीमेट स्टेज यहाँ पर बॉडी के अंदर में बन चुकी है। ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से यहाँ पर एल्डर पीपल के ऊपर में एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो ओल्डर पीपल है ना, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। जैसे जैसे उम्र घटती है, उम्र जैसे जैसे यहाँ पर बड़ी होने लगती है ना, बूढ़े होने लगते हैं, तो जो इंसान का पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाता है, अकेला रहना लगता है, फिर साथ का कोई जीवन साथी चला जाए, फैमिली मेम्बर्स कोई चला जाए, तो उसके और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वो इंसान फील करता है मैं यार अब किसी लायक नहीं हूँ मैं। इस प्रकार की जो फीलिंग्स हैं वो हर किसी के साथ में होती हैं, बट यहाँ पर उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो इंसान पहले से स्ट्रेस में, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो जो फैमिली है, बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि बाकी फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उन एल्डर पीपल को, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बीमारियों के चपेट में आ जा रहे हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ इलनेस के चपेट में आ जा रहे हैं। और मेंटल इलनेस ख़राब होने से, विल पावर का लॉस होने से भी जो ये टीबी है वो कहीं ना कहीं बॉडी को या फिर उस इंसान की डेथ का कारण बन जाता है। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि हमें इसके बदले में क्या करना चाहिए। दोस्तों देखो, हम लोगों ने यहाँ पे अगर इंडिया में देखें तो बहुत सारी स्कीम्स हम लोगों ने चला रखी हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करना होगा। जैसे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मेडिसिन हो गया, है ना, उसके अलावा जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव करना, सोशल सपोर्ट स्कीम्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाना, क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए सोशल सपोर्ट स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग आज के समय पर वो जो सपोर्ट स्कीम्स है उसके फ़ायदे में नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर ज़्यादा कोई फ़ायदे मिलते नहीं है, या फिर सरकार की कोई स्कीम आती है तो सभी लोगों को उसका कवरेज नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्डर पीपल हैं उनको सही से समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, पहली बात जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, जो कि आजकल यहाँ पर बहुत कम हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये टीबी है, टीबी को लेकर कुछ थेरेपीज़ वगैरह लाई जा सकती हैं, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपीज़ लेकर आई जा सकती हैं, स्पेशली बूढ़े लोगों के अंदर में। और दूसरी चीज़ बोला यह जा रहा है कि हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी यहाँ पर अलग से स्कीम्स लेकर चलनी होंगी, स्पेशली फॉर द एल्डर पीपल, स्पेशली फॉर द ओल्डर पीपल, ताकि यहाँ पर क्या कर सकें, उनके लिए अलग से यहाँ पर एक हेल्थ केयर में एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर यह है कि जो हमारी हेल्थ सिस्टम है, जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है और जो गवर्नमेंट है, उन दोनों को आपस में कोलैबोरेट करना होगा, उन दोनों को आपस में साथ में आना होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुधार हो सकता है हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर में। समझ गए? तो ये है यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉब्लम। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला जो एडिटोरियल है जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक सेकंड रुको, पता नहीं यार आप लोगों को प्रॉपर साउंड आ रहा है यार नहीं आ रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा यार अर्जेंट काम था तो मैं कहीं और आया हुआ था और यहाँ पे हॉल पूरा खाली पड़ा हुआ है और हॉल खाली होने की वजह से आवाज़ गूंज रही है बहुत तेज़ी से और आवाज़ में इको आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है माइक के अंदर। वैसे घर पे मेरा छोटा सा कमरा है, उसमें बैठ कर रिकॉर्ड करता हूँ यार, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा साउंड एको नहीं करता। आज शायद ज़्यादा एको कर रहा होगा, मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है बैठ कर यहाँ पे। एनीवे, लेक्चर आना चाहिए, बस रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन पेज नंबर 8 पर नेक्स्ट एडिटोरियल है, जहाँ पर इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में दोस्तों डिस्कशन किया जा रहा है। और मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। पहले हम लोग चलते हैं मैप पर। ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया। इंडिया के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा देश आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर मालदीव्स। तो मालदीव्स यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। नीचे यहाँ पर आपको श्रीलंका भी नजर आएगा। ये मालदीव्स और इंडिया दोनों की दोस्ती अगर आप देखोगे तो बहुत पुरानी दोस्ती है, इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम यह है कि मालदीव्स के अंदर में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब कोई भी एक नेता रुक नहीं पा रहा, बार बार पार्टीज चेंज हो जाती हैं। अभी यहाँ पर पिछले वाले जो लीडर थे उनके संबंध भारत के साथ में अच्छे थे, लेकिन अभी जो नया इलेक्शन हुआ है मालदीव्स के अंदर में और कल एक नए लीडर चुनकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है वो चाइना के प्रति ज़्यादा है। अब चाइना के प्रति ज़्यादा है, चाइना को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो इससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना अभी तक तो श्रीलंका में पहुंचा हुआ है। वैसे मालदीव्स में भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है चाइना अपने आप को यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग करने की वजह से यहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी सारी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। बट वो सिनेरियो आगे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है, कैसी रणनीति मालदीव्स अपनी लेकर चलता है। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में मेंशन करते हैं जो हमारे राइटर हैं, वो ये बोलते हैं कि जो नए पीएम आ चुके हैं, जो नए यहाँ पर प्रेसिडेंट आ चुके हैं, जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे वो थे यहाँ पर इबू सोली, बट ख़त्म हो चुका उनका। अब यहाँ पे पूरा सेशन, वो इलेक्शन हार चुके हैं, नए प्रेसिडेंट यहाँ पर बन चुके हैं। और वो जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके आने के पीछे का रीज़न भी है। रीज़न ये है कि पुराने वाले हार गए हैं ये कैसे रीज़न है? तो ये तो सिंपल रीज़न, लेकिन पुराने वाले हारे क्यों हैं? हारे इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों कोविड-19 की वजह से मालदीव्स की इकोनॉमी को बहुत ही खतरनाक झटका लगा, और वो झटका कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर देखने को मिला। जिस तरीके से इन्फ्लेशन या महंगाई हमको देश में देखने को मिली है, उस वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ देखने को मिले मालदीव्स के, ठीक है। और इतना ही नहीं, कोविड-19 की वजह से टूरिज़्म भी पूरी तरह से इफेक्ट हुआ। और मैं आपको बता दूं, मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसकी पूरी इकोनॉमी, इसकी पूरी अर्थव्यवस्था, कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इसके ऊपर बेस्ड नहीं है, उसकी इकोनॉमी टूरिज़्म के ऊपर चलती है। दुनिया भर से लोग आते हैं मालदीव्स को घूमने के लिए, अपने वैकेशन हॉलीडेज़ मनाने के लिए आते हैं। अब लोग जाते हैं घूमने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, घूमने जाएंगे तो मालदीव्स के अंदर पैसा खर्चेंगे, वो सारा पैसा मालदीव्स की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट होगा। लेकिन कोविड-19 ने टूरिज़्म की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी वजह से मालदीव्स का यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में चला गया। तो इकोनॉमी यहाँ से ही पिट गई, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के जो जॉब है वो भी यहाँ पर जा रही थी, लोग जॉबलेस हो रहे थे, ये भी एक प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों के अंदर में एक गुस्सा देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इस बार इलेक्शन के अंदर में हमको नज़र आया। तो अब एक नए यहाँ पर प्रेसिडेंट आ चुके हैं, और वो नए प्रेसिडेंट जो हैं, इनको लेकर यहाँ पर जो राइटर बोलते हैं कि चिंता ये है कि भारत के प्रति यहाँ पर, मतलब चाइना के प्रति जो यहाँ पर इनके रिलेशन है, इनके संबंध है, वो अगर हम इतिहास में देखें तो वो ज़्यादा है। इतिहास देखें तो वो चाइना के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा अपना जो रिलेशन है वो यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं। राइटर बोलते हैं कि हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम मालदीव्स के साथ में अपने रिलेशंस को, अपने संबंधों को और ज़्यादा गहरा करें। भले ही कोई भी लीडर आए, जैसे अभी यहाँ पर ये लीडर आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहली बार विश किया, सबसे पहला विश यहाँ पर उनका था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया मुइज़ी को। ये जो नई लीडर नाम है, इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम मुइज़ू है। तो सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेशन इनकी साइड से आया। और हम चाहते भी भाई इंडिया मालदीव्स के जो रिलेशन है वो मेंटेन रहें। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को पहले क्रिटिसाइज़ भी किया है। इनकी पार्टी में इतने सारे लोग हैं जो बार बार भारत की आलोचना करते हुए आए हैं लंबे समय से, जबकि भारत इनकी मदद करता हुआ आया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट ये भी है कि हो सकता है कि इनका जो अभी चुनकर आए हैं, तो अब इनका जो संबंध है इंडिया से वो थोड़ा इंप्रूव हो सके, क्योंकि इन्होंने खुद श्रीलंका के हालात देखे। श्रीलंका भी ऐसे ही देश था ना। श्रीलंका ने किसी सरकार ने भी चाइना को दबाकर सपोर्ट किया था, दबाकर चाइना को सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि चाइना ने दबाकर लोन दिया। श्रीलंका ने लोन बहुत ले तो लिया, अपनी देश को आगे थोड़ा बहुत चला तो लिया, लेकिन वो जो लोन है उसको चुकाने से ये बच क्या गए, चुका नहीं पाए उसको।
और चुकाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से पिट चुकी थी और अभी भी हालात ज़्यादा सही नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से उधार लेके यहाँ पर काम चल रहा है, तो लोन चुकाने के लिए भी लोन चाहिए था। अब ये लोन दे तो सकते नहीं थे क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं था श्रीलंका के पास में। तो क्या हुआ, इन्होंने अपनी ज़मीन उठाकर चाइना को कर्जे पर देने स्टार्ट कर दी। इवन हम्बनतोता पोर्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चाइना को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया। अब चाइना यहाँ पे आकर बैठ तो गया अपना हम्बनतोता पोर्ट पर, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कर तो रहा है, लेकिन वो इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है। एक तो ऊपर से यहाँ पर ये बॉर्डर के ऊपर परेशान तो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे एक्साई चीन वाले रीजन पर, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन पर, नीचे से भी हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर चाइना की बहुत बड़ी चाल है जिसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यही बोला जा रहा है कि एक एस्पेक्ट हम ये भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये प्रेसिडेंट बने हैं, एक एस्पेक्ट ये भी देखा जा सकता है कि इनका जो झुकाव है चाइना के प्रति आपकी बार इतना ना देखने को मिले, क्योंकि इन्होंने भी श्रीलंका के हालात देखे होंगे कि श्रीलंका के क्या हालात हुए थे। एग्जैक्टली वैसा ही मालदीव्स के साथ में भी हो सकता है, क्योंकि जबकि जो भारत है, भारत लगातार मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट करता हुआ नजर आया है। भारत ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है मालदीव्स के अंदर में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए गए हैं। कोविड-19 में हमने सपोर्ट किया, वैक्सीन प्रोवाइड करवाई मालदीव्स को, है ना। तो वो सब कुछ देखकर हो सकता है यहाँ पर, वो तो खैर आने वाला समय बताएगा कि इनका जो मेन एक्शन है वो क्या होता है। जो भी एक्शन लेंगे उसके हिसाब से सब कुछ हमें पता चलेगा। तो ये थी पूरी सिनेरियो। बस खाली राइटर का कहने का मकसद है कि हमें जैसे तैसे मालदीव्स के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करके चलना होगा अगर हमें चाइना को टैकल करना है, पाकिस्तान को टैकल करना है, वरना आने वाले समय पर पाकिस्तान भी मालदीव्स का यूज़ करके हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। वो कैसे, वो आपको समझाता हूँ। अब दोनों देशों के बीच में दोस्तों, यानी इंडिया और मालदीव के संबंध में कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया सबसे ज़्यादा चिंतित है मालदीव्स को लेकर, क्योंकि मालदीव्स देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन फरवरी 2015 में मालदीव्स के जो अपोजिशन लीडर हैं मोहम्मद नाशीद, उनको अरेस्ट किया गया टेररिज्म के चार्जेस पर। फिर एक नई सरकार आई, फिर यहाँ पर वो गिरी, फिर एक नई सरकार आई। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रह गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर बनी रह गई और एक भी प्रॉपर नेता वहाँ पर रुका नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये देश है वो कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पे जाता हुआ नजर आया। और गलत रास्ते पे कैसे जाता हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं हमने रेडिकलाइजेशन भी देखा। पिछले 10 सालों में हमको जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे नजर आई, कोई प्रॉपर सरकार सत्ता में नहीं रुक पाई है, उसकी वजह से देश भर में जो बहुत सारे मालदीवियंस हैं वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करने लगे, इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने लगे, पाकिस्तान बेस्ड जिहादिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करने लगे। और इनको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना, इनको कहीं ना कहीं इनसे हाथ मिलाना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली चीज़ है। क्योंकि अगर इनके साथ में मालदीवियंस की रिलेशंस अच्छे होंगे इस्लामिक स्टेट के साथ में, या इन पाकिस्तानी बेस्ड जितने भी यहाँ पर टेररिज्म ग्रुप्स हैं इनके साथ में अगर ये रिलेशंस अच्छे होंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय पर एक और पॉसिबिलिटी ये बढ़ेगी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो टेरर ग्रुप्स हैं वो मालदीवियन आइलैंड का यूज़ करके भारत के अंदर टेरर अटैक कर सकें। ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। इस वजह से यहाँ पर मालदीव्स के साथ में संबंध बनाने ज़रूरी हैं। देन उसके बाद में चाइना भी एक बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि चाइना लगातार यहाँ पे भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और उस चीज़ में वो सक्सेसफुल भी रहा है। और जो भारत को घेरने की इसकी पूरी रणनीति है ना, उसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इधर चाइना है। अब चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को भी काफ़ी लोन दे रखा है, उसको भी अपने जाल में फंसा रखा है। जो यहाँ पर चाइना बोलेगा पाकिस्तान करता रहेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, ये ना एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को चाइना ने ही बनाया है, ठीक है। इस बंदरगाह को चाइना ने बनाया और यहाँ से एक कॉरिडोर निकाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये सीपैक कॉरिडोर भारत के अक्साई चीन वाले रीजन से, ये भारत का अक्साई चीन वाला रीजन है, यहाँ से निकालकर सीधा ये चाइना में ले गए कॉरिडोर। तो चाइना की कनेक्टिविटी हमारे वाले रीजन से निकल कर आई, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो दोस्तों है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से निकाला गया। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन बेसिकली पाकिस्तान ने भारत से इलीगल तरीके से कब्जा रखा है तो ये हमारा हिस्सा, लेकिन चाइना ने यहाँ से रोड निकाल दी और ग्वादर पोर्ट से जोड़ लिया अपने आप को। और ग्वादर पोर्ट से सीधा क्या होगा, ये अरेबियन सी में आ जाएगा। ये हमारा अरेबियन सी है, अरब सागर है। और इतना ही नहीं, फिर इसने क्या किया, मालदीव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, मालदीव्स में कुछ बेसिस बना लिए, तो अगेन यहाँ पर भी बैठ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसने इधर से घेर लिया। उसके बाद यहाँ पर इसने श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट खरीद लिया, इस पोर्ट पर बैठा हुआ है चाइना। देन उसके बाद इसने इधर से घेरा। देन बांग्लादेश के अंदर पोर्ट बनाया, यहाँ से घेरा। म्यांमार का पोर्ट बनाया, यहाँ से घेरा। इन सभी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया और ऊपर तो चाइना है ही। तो इसने क्या किया, एक मोतियों की माला बना दी। इससे मोतियों की माला बनाते हैं ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो यहाँ पर ये मोतियों की माला बन गई है ऐसे, और इस तरीके से यहाँ पर भारत को इसने घेर लिया है। इसको हम लोग चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी बोलते हैं दोस्तों।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखोगे मालदीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मालदीव्स के साथ संबंध करके हमें चाइना का जो इन्फ्लुएंस है मालदीव्स में वो खत्म करना है। चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव्स में खत्म कर देंगे, क्या होगा, ये जो तार है, ये जो माला है, ये टूट जाएगी। केवल कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये बीच का कनेक्शन टूट जाएगा। समझ गए? इस वजह से भी मालदीव्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि चाइना ये कर रहा है, हमको दिखाई भी पड़ रहा है, तो भारत का कोई इसके खिलाफ में एक्शन नहीं आया? भले ही चाइना होशियार हो, चाइना सोच रहा है कि चाइना ने इंडिया को घेर लिया, लेकिन आपको पता है इंडिया का इसका भी एक जवाब है। इंडिया ने चाइना को इस तरीके से जवाब दिया है कि भारत की खुद की स्ट्रैटेजी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। आपसे अगर पूछा जाए कि चाइना की एक स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के टक्कर में भारत ने किस तरीके से जवाब दिया? तो भारत का एक स्ट्रैटेजी है नेकलेस ऑफ डायमंड। ये आप देख पाओगे, डायमंड की शेप में हम लोगों ने पूरा नेकलेस बना दिया। चाइना ने सोचा कि इंडिया को चाइना ने इस तरीके से घेर लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूरे चाइना को भारत ने घेर लिया है। किस तरीके से? देखोगे यहाँ पर ईरान नाम का एक देश है, ईरान में चाबार पोर्ट भारत ने बनाया। ओमान के दक्कम पोर्ट, यहाँ पर उसका एक्सेस भारत को मिल चुका है। सीचल्स में एजम्पशन पोर्ट, उसके अलावा यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर में हो गया। श्रीलंका में हमारा इन्वेस्टमेंट है ही। तो इस तरीके से आप देख पाओगे यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर हो गया। उसके बाद सिंगापुर का चांगी पोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर वियतनाम में इन्वेस्टमेंट हो गया। जापान में हम लोग को एक्सेस मिला हुआ है पोर्ट का। उसके बाद मंगोलिया में एक्सेस मिला हुआ है पोर्ट का। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अलग अलग जगह पर। ठीक है, यहाँ पर भी हमें बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर आप देखोगे तो भारत ने पूरे नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत अपने कई सारे नेवल बेस बनाए। फॉर एग्जांपल चांगी नेवल बेस बनाया सिंगापुर के अंदर। ठीक है, सिंगापुर में हमारा नेवल बेस बन गया। सबांग पोर्ट बनाया हम लोगों ने इंडोनेशिया के अंदर में। दक्कम पोर्ट का एक्सेस मिल गया हमें ओमान का। उसके अलावा यहाँ पर एजम्पशन आइलैंड जो सीचिल से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। चाबार पोर्ट यहाँ पर ईरान, ये मिल गया हमको। इस तरीके से हम लोगों ने करके क्या कर लिया, चाइना को आसपास से घेर लिया। तो भले यहाँ पर चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रैटेजी हो, उसका जो काउंटर अटैक है इंडिया का, वह है नेकलेस ऑफ डायमंड। इसको आपने ध्यान में रखना है। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला एडिटोरियल जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी, पेज नंबर 11 के ऊपर में वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कैसे सरकारी एजेंसीज़ ने कमर्शियल स्पाईवेयर का यूज़ किया अपने ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिरकार स्पाईवेयर मतलब होता क्या है। स्पाईवेयर दोस्तों एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी सॉफ्टवेयर जो कि आपकी जासूसी कर सकता है, आपके मोबाइल डिवाइसेस से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। जैसे 2021 में एक स्पाईवेयर बहुत न्यूज़ में था जिसका नाम है पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस बेसिकली उड़ने वाले घोड़े को बोलते हैं, उसी के नाम पे स्पाईवेयर का नाम रखा गया पेगासस स्पाईवेयर। पहले मैं आपको थोड़ा सा पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बताता हूँ, तभी जाके ये जो कहानी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी कि पूरे एडिटोरियल में एग्जैक्टली क्या मेंशन किया जा रहा है। तो दोस्तों पेगासस यहाँ पर एक जासूसी करने के लिए यहाँ पर स्पाईवेयर बनाया गया। ये किसने बनाया है? इजराइल की एक कंपनी है NSO ग्रुप। व्हाट्सएप ने इसके ऊपर केस भी कर दिया था, क्योंकि इसका यहाँ पर स्पाईवेयर यूज़ करके व्हाट्सएप को हैक कर लिया गया था कई सारे कह सकते हो कि मोबाइल फ़ोनों के अंदर। तो यहाँ पर पेगासस जो स्पाईवेयर है इसको डेवलप और सारा काम किसने किया है? इजराइल की NSO ग्रुप के नाम की कंपनी ने। ये स्पाईवेयर क्यों खतरनाक है? ये स्पाईवेयर के माध्यम से दोस्तों, अगर आपका मोबाइल में व्हाट्सएप है और आपका नंबर किसी और के पास में, और जिसके पास में नंबर है आपकी, वो जासूसी करना चाहता है, और जासूसी करने के साथ साथ अच्छी बात यह है कि उसके पास में स्पाईवेयर का एक्सेस है, तो वो क्या करेगा? सीधा आपके व्हाट्सएप के नंबर पर एक मिस कॉल मारेगा। मिस कॉल मारने के बाद में सीधा वो स्पाईवेयर आपके मोबाइल में आ जाएगा। मोबाइल में आने के बाद में आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। बंद क्या हो जाएगा? आपके मोबाइल में कॉल वगैरह, हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके फ़ोन में स्पाईवेयर आ गया। लेकिन एक बार आपके फ़ोन में स्पाईवेयर आ गया तो आप सोचोगे उसके बाद क्या होगा? कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा निकाल पाएंगे, थोड़े फोटो निकाल लेंगे, मेल वगैरह निकाल लेंगे, ये तो हो सकता है। नहीं, आज का ज़माना चेंज हो चुका है। ज़माना ऐसा चेंज हो चुका है कि आपके मोबाइल के अंदर में पेगासस स्पाईवेयर अलग अलग तरीके से एंटर किया जा सकता है। जैसे SMS के थ्रू आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस पर आपने क्लिक किया तो आपके मोबाइल में स्पाईवेयर आ जाएगा, या व्हाट्सएप के कॉल के माध्यम से आ जाएगा, iMessage के माध्यम से, या और तरीके भी हैं जिसके माध्यम से आपके फ़ोन में ये पेगासस नाम के स्पाईवेयर को डाला जा सकता है। लेकिन एक बार आपके मोबाइल में स्पाईवेयर आ गया तो इससे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकेगी? सबसे पहले आपके मोबाइल के SMS, आपके मोबाइल के ईमेल पढ़े जा सकेंगे, फोटोज़, वीडियोस, कॉन्टैक्ट, आपकी जो रिकॉर्डिंग कॉल्स हैं वो हो गई, व्हाट्सएप चैट्स हो गई, कैलेंडर। ये देखो इतना खतरनाक कि आपके मोबाइल फ़ोन का माइक्रोफोन एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब कि मान लो यहाँ पर एक पर्सन हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, तो आप मीटिंग में जाते हो, बातचीत कर, तो आपका मोबाइल आपकी जेब में है,
तो क्या होगा, सीधा यहाँ पर जिस व्यक्ति ने आपके मोबाइल में स्पाईवेयर डाला है वो आपके मोबाइल का माइक्रोफोन ऑन कर देगा। माइक्रोफोन ऑन करने के बाद में जो बातचीत हो रही है मीटिंग के अंदर में, वो उस माइक्रोफोन के ज़रिए, उस मोबाइल के ज़रिए उस तीसरे पर्सन को सुनाई देगी जिसने स्पाईवेयर यूज़ किया है। कैमरे को एक्टिवेट किया जा सकता है, जीपीएस डेटा, आपका लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। ये सारे काम किए जा सकते हैं इस पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से। इतना खतरनाक यहाँ पर ये स्पाईवेयर होता है, समझ गए। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है, ये जो स्पाईवेयर है ये कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और स्पेशली यूज़ कहाँ पे हो रहा है, अलग अलग देशों की जो सरकारें मेन सत्ता में हैं, जो रूलिंग पार्टी हैं, वो अपनी ओपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर, ओपोजिशन के पार्टीज़ के नेताओं के ऊपर यहाँ पर इस स्पाईवेयर का ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है कि अगर आप लोग मई से लेकर सितंबर 2023 में देखोगे तो इजिप्ट के एक पुराने एमपी हैं जिनका नाम है अहमद, ठीक है, अहमद एल्तमवे, तो उनको टारगेट किया गया और उनके ऊपर सिट्रॉक्स स्पाईवेयर का यूज़ किया गया। सिट्रॉक्स प्रीडेटर स्पाईवेयर का यूज़ करने के बाद में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस एमपी ने ये घोषणा कर दी कि मैं 2024 में इजिप्ट के इलेक्शंस लड़ूंगा। मतलब ओपोजिशन पार्टी का है वैसे, उसने ये घोषणा कर दी मैं इलेक्शन लड़ूंगा 2024 के, उसकी जासूसी होनी शुरू हो गई, उसके मोबाइल में स्पाईवेयर पाया गया। क्या ये पहली बार हुआ है? कभी नहीं। 2021 में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि लगभग अलग अलग अटैक्स हुए स्पाईवेयर के, खासकर वो था पेगासस स्पाईवेयर। दोस्तों 50,000 मोबाइलों में, 50,000 मोबाइल जो कि अलग अलग 50 देशों से बिलोंग करते थे, उनके मोबाइल में स्पाईवेयर का अटैक हुआ था। वो कौन कौन से देश हैं? अज़रबैजान, बहरीन, हंगरी, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो इंडिया का यहाँ पे सबसे ऊपर नाम है। हमारे यहाँ भी ये पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है, ऐसी कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी बताती हैं। समझ गए इस बात को? देन उसके बाद ये स्पाईवेयर क्या होता है ये समझ गए। अब स्पाईवेयर में एक तो होता है बहुत सरल सा, भाई एक स्पाईवेयर ये होता है कि भाई आपके मोबाइल में लिंक दिया जाता है, और जब तक आप उस लिंक पर क्लिक नहीं करोगे तब तक वो स्पाईवेयर आपके मोबाइल में नहीं आएगा। आपने डिलीट कर दिया तो काम खत्म, वो इंसान का आप स्पाईवेयर आपके मोबाइल में नहीं आ सकेगा। लेकिन ये वाला जो स्पाईवेयर है ये कमर्शियल है, ये स्पाईवेयर थोड़ा खतरनाक है। जैसे पेगासस हो गया, ये आपके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन निकालने की क्षमता रखता है। आपके जो मोबाइल डिवाइस है उसको पूरी तरह से जासूसी करने की यहाँ पर क्षमता रखता है। डिवाइस को टारगेट कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया, मोबाइल फ़ोन से। इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये जो पेगासस स्पाईवेयर है दोस्तों, ये 2 बिलियन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। भारत में देखो इंडिया और इजराइल, क्योंकि जैसे मैंने बोला पेगासस स्पाईवेयर इजराइल ने बनाया है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे जो इजराइल गए थे। और यहीं पर जब ये इजराइल गए तो एक रिपोर्ट पब्लिश होती है न्यूयॉर्क टाइम्स की कि इजराइल से कहीं ना कहीं भारत ने स्पाईवेयर की डील की है। और स्पाईवेयर की डील करके भारत के अंदर में 40 अलग अलग जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर इस स्पाईवेयर का भारत सरकार ने यूज़ किया है। ऐसे यहाँ पर एलिगेशंस अलग अलग रिपोर्ट्स ने यहाँ पर लगाए थे। समझ गए? अब यहाँ पे आर्टिकल में ये भी बोला गया कि पिछले कुछ समय पर जो स्पाईवेयर हैं, क्या इनके अटैक्स इंक्रीज़ हुए हैं? 100% इंक्रीज़ हुए हैं। बहुत तेज़ी से स्पाईवेयर के अटैक्स इंक्रीज़ हुए हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। बट जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जैसा ये बता रही हैं, इस समय पर हमको हज़ारों इस प्रकार के जो केसेस हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं। अब टेक कंपनीज कैसे रिएक्ट कर रही हैं? फॉर एग्जांपल मेटा हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, सब ने अपने अलग अलग इनिशिएटिव उठा लिए। फॉर एग्जांपल एप्पल अपने iOS 16 प्रेडेटर स्पाईवेयर अपना जो iOS 16 है इसको रिलीज़ कर दिया है। एक लॉकडाउन मोड यहाँ पर लेकर आ चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा स्पाईवेयर के खिलाफ। तो आईफोन भी यहाँ पर एप्पल भी लेकर आ रहा है ऐसा। उसके बाद गूगल ने यहाँ पर सारे काम अपडेट कर दिया, अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है। लेकिन व्हाट्सएप ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एनएसओ के ऊपर, यानी जो एनएसओ ग्रुप था जिसने स्पाईवेयर को बनाया है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उसके ऊपर केस ठोक दिया कि भाई आपने हमारा बहुत नुकसान करवाया है। व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पर स्पाईवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो ये पेगासस है ना, ये पेगासस स्पाईवेयर लोगों के मोबाइल फ़ोन में इसलिए फैल रहा था ज़्यादातर व्हाट्सएप की वजह से। व्हाट्सएप पर कॉल जाती थी, स्पाईवेयर उनके फ़ोन में सीधा एंटर कर गया और उससे सारी चैट्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती थी। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा पर्टिकुलर सिनेरियो रिगार्डिंग पेगासस स्पाईवेयर। नाउ आगे आते हैं। नाउ आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, जैसे मैंने बोला था। नाउ देखते हैं आज आप लोग कितना बढ़िया आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन यह है, इन द लाइट ऑफ द रिसेंट इशू रिगार्डिंग स्पाईवेयर पेगासस, जो स्पाईवेयर पेगासस है इसका जो हाल ही में एक मुद्दा निकल कर आया है, उसके बेसिस पर आपने एग्जामिन करना है कि भारत में प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षाओं को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं।
साथ ही साथ में आपने सजेस्ट करना है एक सूटेबल वे फॉरवर्ड कि इसका उपाय क्या हो सकता है, कि गवर्नमेंट को क्या एक्शन उठाना चाहिए, इसका क्या एग्जैक्ट उपाय हो सकता है इस स्पाईवेयर के अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो एक बार 250 शब्दों में इस आंसर को लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से, जो हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स हैं, अच्छे से पकड़ कर इसको बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो बात की जा रही है स्पाईवेयर पेगासस के बारे में। हालिया मुद्दे के प्रकाश में भारत के लिए गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं की जांच करें। साथ ही आगे बढ़ने का उपयुक्त तरीका बताएं कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। अगर आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे ना, तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पेज नंबर 10 पर आपको ये एडिटोरियल देखने को मिल जाता है। तो हुआ क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक का सबसे बड़ा क्लाइमेट एक्शन लॉ सूट लिया गया है अगेंस्ट द 32 कंट्रीज। मैटर क्या है इसको समझो दोस्तों। यहाँ पे जो यूरोप है ना, पूरा का पूरा यूरोप, उसमें आपको वैसे 27 नेशंस देखने को मिलते हैं। यूरोप के आसपास भी कई सारी कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बात यहाँ पर है कि पोर्चुगल नाम का एक देश है। पोर्चुगल नाम का जो देश है, यहाँ पे जो 6 लोग हैं, कितने, 6 यंग पीपल जिनकी उम्र 11 से 24 साल है, वो 6 लोग उठे और 32 अलग अलग यूरोपियन सरकारें, जिसमें यूके, रशिया, टर्की की सरकार, इन सरकार के खिलाफ यहाँ पे कोर्ट में चले गए। कहाँ पर, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर में, इन फ्रांस स्ट्रेसबर्ग। और उस कोर्ट में जाकर यहाँ पर इन सभी कंट्रीज के खिलाफ यहाँ पर केस कर दिया कि भाई यहाँ पर ये जो 32 यूरोपियन सरकारें हैं ना, जिसमें यूके, रशिया, टर्की भी है, तो कहीं ना कहीं इन देशों ने जो क्लाइमेट चेंज है इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जितने भी यहाँ पर ये जो पोर्चुगीज़ के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो पहुंचे थे कोर्ट के अंदर में, इन्होंने यहाँ पर इन यूरोपियन नेशंस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि जो क्लाइमेट एमिशन गोल्स हैं, वैसे जब बात आती है कि भाई क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, है ना, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं। भाई आने वाले समय पर हम ये कर लेंगे, रोक लेंगे, एमिशंस कंट्रोल कर लेंगे। यूरोप एक डेवलप्ड कंट्री है, इन्होंने इतिहास में बहुत पोल्यूशन करा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड हैं, बहुत पोल्यूशन किया है और आज भी ये पोल्यूशन लगातार कर रहे हैं। भाई पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आपने किया था कि भाई इस साल यहाँ पर जो हमारा सन 2100 है, इससे पहले तक हम लोग जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखने वाले हैं, ठीक है, बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन लगातार पोल्यूशन जिस तरीके से हो रहा है उसकी वजह से बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, इसकी वजह से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। पोर्चुगल से जो ये लोग बच्चे उठ के गए ना, उनके पीछे उनके जाने कोर्ट में जाने के पीछे का उनका रीज़न है। रीज़न यहाँ पर यह है कि दोस्तों यहाँ पे पोर्चुगल के अंदर में एक जगह है लेरिया नाम की। यहाँ पे 2017 में जंगलों में काफ़ी भयानक आग लगी। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद 60 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। 20,000 हेक्टेयर का जो जंगल है वो ख़त्म हो चुका है। हीट वेव्स बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी हैं, गर्मियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। उस लू की वजह से हज़ारों लोगों की जान जा रही है और जो संख्या है, जनसंख्या है ओवरऑल कंट्री की, वो ऑलरेडी बहुत कम है। और इतना ही नहीं, फिर ग्रीस, कनाडा नाम के जो ये देश आपको देखने को मिलेंगे, यूरोप के कुछ और हिस्से भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े डिजास्टर्स हमको भुगतने पड़ रहे हैं। तो इन बच्चों का कहना यह है कि ये जो आप तरीका अपना रहे हो, यूरोप जो यहाँ पर जिस तरीके से अपने एमिशंस कर रहा है, इससे जो फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि यूरोप बात करता है, यूरोप का पूरे यूरोपियन कंट्री का एक अग्रीमेंट है ह्यूमन राइट्स को लेकर, जिसको हम यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं। उसके तहत लोगों को फ्रीडम दी गई है, राइट टू फ्री फ्रॉम इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, या राइट टू प्राइवेसी एंड फैमिली लाइफ, राइट टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। इस प्रकार के कई सारे यहाँ पर राइट्स हैं हमारे पास में। लेकिन यूरोपियन गवर्नमेंट इन बच्चों को या पूरे इन लोगों को बचाने से बच रही है, इनको बचा नहीं पा रही, इनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये लगातार पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े इवेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे जंगलों में आग लगी है, जिसकी वजह से बड़ा बड़ा बवाल हुआ है। तो ये बात यहाँ पर इनकी कहनी है। तो जब बच्चों ने यहाँ पर ये सारी बातें मेंशन की, इसके साथ साथ इनका कहना यहाँ पर कोर्ट में ये भी है कि भाई इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण की वजह से जो बर्थ कंट्रोल है, लोगों का जो जन्म है, वो जन्म में कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफेक्ट्स हो रहे हैं, और इसी एयर पोल्यूशन की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजें फैल रही हैं। और यूरोप के अंदर अगर आप लोगों की संख्या देखोगे तो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं,
जवान लोग नहीं है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एयर पोल्यूशन की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो रही हैं, दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से यहाँ पर लोगों की जान जा रही है। जो हीट वेव्स हैं, लगातार जो लू होती है, गर्म हवाएं हैं, उसकी वजह से लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते चले जा रहे हैं। और वो ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ ये चीज़ें झेलने की नहीं है। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो एक्शंस हैं वो लेने चाहिए इन कंट्रीज के खिलाफ। इस प्रकार की जो ये केस है वो इन सब कंट्रीज़ को स्यू कर दिया गया कोर्ट के अंदर में। अब क्या होता है कि ये जो सरकारें हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। इवन पोर्चुगल की सरकार भी वो ये बोलती हैं कि भाई ये जो एक बच्चों ने ये तरीका अपनाया है ना, ये जो जितने भी यूथ हैं ये यहाँ पर जाकर कोर्ट के अंदर में इन्होंने यहाँ पर ये लॉ सूट जो फाइल किया है, ये गलत तरीका है और ये करना सही भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर नहीं पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा यहाँ पे ग्रीस और बाकी सारे कंट्रीज का कहना है। भाई वो तो यहाँ पर वाइल्ड फायर हुआ अपने रीजन से, बारिश हो रही है नेचुरल तरीके से, फ्लडिंग हो रही है नेचुरल तरीके से। तो इन कंट्रीज का कहना यहाँ पर यह है कोई भी ऐसा एविडेंस हमारे पास में नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हाँ क्लाइमेट चेंज ने वाकई में लोगों की जान को खतरे में डाला हो। तो देखते हैं खैर ये मैटर क्या होता है, क्योंकि ये जो केस है इसकी जो पहली जो सुनवाई है, इसकी जो रूलिंग है वो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर होने वाली है, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा पर्टिकुलर मैटर। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से ये पूरा का पूरा इशू समझ में आ चुका है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेज नंबर 10 पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पूरे आर्टिकल, इस पूरे एडिटोरियल के केवल 3 पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पर एक मंथली बुलेटिन है सितंबर का, उसको यहाँ पर रिलीज़ किया। और उस मंथली बुलेटिन के अंदर में इन्होंने ये बताया कि जो 2020-21 वाला साल था ना, इस पूरे साल में जो लोगों की कमाई थी, लोगों की कमाई के लोगों ने जो बचा के रखा हुआ था, ये कोविड वाला साल है 2020-21 वाला, लोगों की जो सेविंग्स थी वो कम हो गई, 11.5% से घटकर ये 5.1% हो गई लोगों की सेविंग्स एक तरफ कम हो गई, ठीक है। लोगों ने जो कमा के रखा था वो कम हो गया, बचा के रख रहे थे वो कम हो गया। दूसरा यहाँ पे आरबीआई ने ये बोला कि जो लोन्स हैं वो यहाँ पर बढ़ गए, लोन्स का जो बर्डन है वो लोगों के ऊपर इंक्रीज़ हुआ है। एजुकेशन लोन हो गया, व्हीकल्स लोन हो गया, ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं 2021-22 से लेकर 2022-23 के अंदर में। रीज़न क्या था, कोविड-19। पहले ये 17% तक लोन्स देखने को मिल रहे थे, अब 25% के आसपास आपको ये लोन्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इन लोन्स की वजह से इन लोगों के ऊपर जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ सालों में, ये नज़र आया। इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या था, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस हमको देखने को मिला पूरे दुनिया भर में, जिसकी वजह से हमारी इतनी बढ़िया जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो पाई, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा जीडीपी का नहीं देखने को मिला। इवन यहाँ पर यूएस के अंदर भी हमने देखा बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला, इन्फ्लेशन पूरे दुनिया भर में था, जिसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है। उसी इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की सेविंग्स नहीं हो पाई हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे जॉब जा रही थी, या जॉब पे जो लोगों को पैसा मिल भी रहा था, उनकी सैलरीज वगैरह मिल रही थी, वो काफ़ी कम कर दी गई थी कोविड-19 में स्पेशली, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये हो रही थी एग्जैक्टली कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो लोग पैसा बचा नहीं पाए, सेविंग्स कम हो गई। और जब यहाँ पर उनको आगे की रिक्वायरमेंट पड़ी, भाई यहाँ पर कोई उन्होंने एजुकेशन के लिए यहाँ पर काम करना है, हाउसिंग के लिए यहाँ पर काम करना है, घर लेना है, तो नेक्स्ट समय पर उनको नए नए लोन्स उठाने पड़े, और उन लोन्स का जो बर्डन है आज यहाँ पर उनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर आरबीआई की कुछ मंथली बुलेटिन रिपोर्ट्स जिन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, कुछ खास ऐसी बात नहीं है, बस खाली इकोनॉमी की स्थिति क्या है उसके बारे में कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जारी की गई है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं। अब ये नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी में पेज नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट है। अब दोस्तों होता क्या है कि इकोनॉमी के अंदर में जो ये आर्टिकल्स होते हैं ना, ये अक्सर आते रहते हैं जाते रहते हैं। यहाँ पे डेटा है कुछ कि भाई यहाँ पर जो हमारा जीएसटी है इस महीने का वो थोड़ा सा कम देखने को मिला। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर्स है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं इकोनॉमी में, कभी भी आपने ये नंबर्स पढ़ने नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर सितंबर 2023 खत्म हुआ और नया महीना अक्टूबर 2023 लग गया है, आज 2 ही अक्टूबर है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो ग्रॉस जीएसटी है, टोटल जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो सरकार यहाँ पर सरकार के पास में ये टैक्स आ रहा है, ये जो टैक्स का कलेक्शन है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं 10.2% के आसपास देखने को मिला सितंबर में, यानी कि पिछले कुछ महीने के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई में स्पेशली बहुत ज़्यादा था यहाँ पर ये हमारा जीएसटी कलेक्शन, लेकिन अब की बार ये जीएसटी कलेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर डाउन होता हुआ नजर आया, ठीक है। ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन अगर इसी जीएसटी कलेक्शन को 2022 के सितंबर से मैच करोगे तो ज़्यादा है,
2022 के सितंबर में जीएसटी कलेक्शन बहुत कम था, उसके कंपैरिजन में आपकी बार ज़्यादा है। ओवरऑल कितना कलेक्शन हुआ है? 1.63 लाख करोड़ का, जिसमें से CGST, SGST, IGST कितना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। आपको पता है ना भैया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 3 प्रकार के टैक्स हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST, उसके बाद में यहाँ पर हमारा SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि यहाँ पर बढ़ जाता है। बाकी SGST स्टेट को मिल गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया। वैसे मैं आपको ये बेसिक चीज़ें कई बार आपको बता चुका हूँ, आपको पता होगा, है ना। GST के बारे में आपको कई बार पढ़ा रखा है, GST क्या है, कितने स्लैब्स हैं इसके अंदर में। तो GST को हम लोग वन नेशन वन टैक्स भी बोलते हैं। वन नेशन वन टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि GST से पहले कई सारे प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे, जो कि अलग अलग तरीके से दिए जाते थे। बट अभी यहाँ पर सारे टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया था 2017 में, और 1 जुलाई से ये GST यानी वन नेशन वन टैक्स लागू हो गया था। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो ये हमारा GST है, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है भाई। जो आप सामान खरीद के ला रहे हो, कोई खाने पीने की चीज़ लेके आ रहे हो, उस पर भी आप GST पे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है? जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हो, फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स, ठीक है, जो आपकी इनकम में से सीधा आय कट कर जो टैक्स कट के जाता है, तो हमारा वो डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको GST देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, जो भी सामान परचेस कर रहे हो उसके तहत यहाँ पर वो पेमेंट कर रहे हो, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये था पूरा का पूरा लेक्चर। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज सारे ट्यूटोरियल्स इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने फटाफट सभी आर्टिकल्स लगाकर सीधा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मेक श्योर करना, जो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस करना, वीडियो को अपना सपोर्ट दिखाना। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।